हेलो बच्चों, मैं पवन कुमार राय आप सभी का आज की केमिस्ट्री क्लास में स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोगों ने आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करने के बारे में सोचा और उस चैप्टर का, उस टॉपिक का नाम है मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट जब भी बच्चों के सामने नाम आता है तो काफी ज्यादा बच्चों के अंदर उत्सुकता होता है इस चैप्टर को पढ़ने के लिए, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है बहुत सारे बच्चे शुरुआती दिनों में इस चैप्टर में स्ट्रगल करते हैं और वो स्ट्रगल केवल उन बच्चों के साथ केवल कुछ दिनों तक होता है, लेकिन जब बच्चे कॉन्सेप्ट समझ के आप पढ़ोगे इस चैप्टर को तो आपके सामने इस तरीके का स्ट्रगल बिल्कुल नहीं आएगा। और मैं 100% वादा करता हूं कि मैं आपको इस चैप्टर में बहुत सारे बेसिक चीज बताऊंगा। उन सारे बेसिक फंडामेंटल को आपको दूर करते हुए, उन सारी चीजों को बताते हुए मैं आपको इस चैप्टर में बिल्कुल परफेक्ट बना दूंगा। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। बस आपको ये याद रखना है कि जिस तरीके से मैं करूं, कभी भी मेरे नोट्स को आप किसी भी अदर बुक से कंपेयर करने की कोशिश मत करिएगा। मैं जिस सिस्टम से आपको नोट्स लिखवाता चलूंगा, आप उसी सिस्टम को फॉलो करना। धीरे धीरे करके, धीरे धीरे ही सही, मैं आपको इस चैप्टर में बहुत मजबूत बना दूंगा और तब मुझे लगेगा कि मैंने आप सभी के साथ अपने भरोसे को कायम किया। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। जैसा कि चैप्टर का नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, कुछ लोग इस चैप्टर को मोल कॉन्सेप्ट के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक फंडामेंटल्स की बात करेंगे। जैसे कि सभी बच्चों को पता है कि कुछ बेस फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, इसलिए मेरा ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, कि हमारे पास कुछ बेस फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, 7 होती हैं। और दूसरा एक वर्ड होता है डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। डेराइव्ड में जो हम बेस की हेल्प से दूसरा बनाते हैं। जैसे मान लो कि डेंसिटी है, तो डेंसिटी में मास और वॉल्यूम दोनों आएगा। तो हम लोग मास क्या है, मास तो फिजिकल बेस फिजिकल क्वांटिटीज है, और वॉल्यूम में क्या आएगा आपका, मीटर क्यूब वगैरह आएगा, तो हम उसकी हेल्प से बनाएंगे। तो आपको यहां पे बताना चाहता हूं कि बेस फिजिकल क्वांटिटीज केवल उनको बोलते हैं जिनका अपना खुद का एक यूनिट होता है, जो दूसरों पे निर्भर नहीं होते हैं। जैसे देखो, लेंथ है, तो लेंथ की यूनिट क्या होगी, सभी को पता भी होगा। लेंथ की यूनिट, लेंथ को एल से डिनोट करते हैं और लेंथ की यूनिट होती है मीटर, और उसे रिप्रेजेंट करते हैं छोटे स्मॉल एम से। ठीक है। मास में, मास का होता है सिंबल स्मॉल एम, इसकी यूनिट होती है किलोग्राम, और इसे अपने लोग रिप्रेजेंट करते हैं केजी से। टाइम का क्या होता है, टाइम की यूनिट टी होती है, और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, सेकेंड, और हम उसको छोटे से स्मॉल एस से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट को किससे डिनोट करते हैं, आई से, और ये करंट एम्पियर, ठीक, और सिंबल उसका क्या होता है, ए। आपको कभी बोले टेम्परेचर, तो टेम्परेचर को टी से, और टेम्परेचर को बहुत सारे लोग समझते हैं कि डिग्री सेल्सियस में रिप्रेजेंट किया जाता है। टेम्परेचर को तुम डिग्री सेल्सियस में रिप्रेजेंट कर सकते हो मेरे बच्चों, बट जो उसका मेन, उसका जो एसआई यूनिट है, दैट इज द केल्विन। टेम्परेचर की एसआई यूनिट क्या है बेटा, केल्विन। अभी भी दो बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज अभी भी बच रही हैं। जैसे कि आपको दिख सकता है कि हमारे इस चैप्टर में सबसे ज्यादा रोल इसका है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसको कि हम मोल, जिसकी यूनिट जो होती है वो मोल होती है। तो मोल को, ये देख लो, मोल लिखा है, और ये इसका सिंबल स्मॉल एन है, ठीक। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर करने के लिए वी हैव टू यूज अ वर्ड दैट इज कॉल्ड मोल। हम जिसे मोल से डिनोट करते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी आपको पता होगा, इसको कैंडेला में मेजर किया जाता है, ठीक है। इसके बहुत ही कम यूज हैं, बट आपके इस चैप्टर में सबसे ज्यादा जो हाईलाइटेड पॉइंट होगा, दैट इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, एंड दैट इज द मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट को ही हम आज बहुत बढ़िया से, अच्छे से पढ़ेंगे। मोल कॉन्सेप्ट को पढ़ने से पहले थोड़ा सा कुछ हम लोग बेसिक और बातों को जिक्र करेंगे और बातों को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले आपके सामने हम लोगों ने
यहां पे मैंने बहुत सारे वो लिखे हैं, जैसे कि आपको मैं बता देता हूं कि इसका क्या बेनिफिट है। आपने कभी देखा होगा कि अगर हम 1 नैनोमीटर को मीटर में बदलते हैं, तो आपको पता है नैनोमीटर छोटा है, बहुत छोटा। नैनोमीटर में 10 की पावर -9 आता है। तो और 1 मीटर को नैनोमीटर में और मीटर को नैनोमीटर में और नैनोमीटर को मीटर में बदलना मेरे बच्चों को आना चाहिए। तो 1 नैनोमीटर जो होता है वो 10 की पावर -9 मीटर के बराबर होता है। प्लीज कीप इन योर माइंड। यहां पे बहुत सारे छोटे छोटे फंडामेंटल मैं आपको बताऊंगा। अगर हम 1 पिकोमीटर की बात करते हैं तो वो 10 की पावर -12 मीटर के बराबर होता है। अगर हम 1 एंगस्ट्रॉम की बात करते हैं तो वो 10 की पावर -10 के बराबर होता है। अगर हम 1 माइक्रोमीटर की बात करते हैं 10 की पावर -6 मीटर के बराबर होता है। अगर हम मिली की बात करते हैं 1 mm की बात करते हैं तो 10 की पावर -3 मीटर के बराबर होता है। अगर हम 1 सेंटीमीटर की बात करते हैं तो 10 की पावर -2 और 1 डेसीमीटर की बात करते हैं 1 डेसीमीटर की बात करते हैं तो 10 की पावर -1। ठीक है, ये छोटी छोटी जो बातें होती हैं बच्चों, इसकी वजह से कई बार न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व करना आसान हो जाता है, मजा आता है, आपको बहुत अच्छा लगता है कि आपको छोटे छोटे यूनिट कन्वर्जन्स आने चाहिए। जैसे मान लो आपके एग्जाम में ये बोल दिया गया कि 1 पिकोमीटर में कितना होता है, आपको याद रखना है 10 की पावर -12। ठीक है, 10 की पावर क्या होता है बेटा, 10 की पावर -12 मीटर होता है। ठीक है, इसके अलावा अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि 1 डेकामीटर में, याद रखो 1 जो डेकामीटर होता है ना उसमें होता है 10 मीटर। और अगर हम किलो की बात करें 1 किलोमीटर में आप बता देना 1000 मीटर। ठीक, अगर हम जीगा की बात करें, अगर हम 1 गीगामीटर की बात करेंगे तो 10 की पावर 9 मीटर होगा। ये छोटी छोटी बातें अगर आपको एग्जाम में याद रहेंगी तो आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा, क्योंकि इनका नाम ही है थोड़े थोड़े जो आपको कन्वर्जन करना होता है, कहीं किलोमीटर को मीटर में, ग्राम को नैनोग्राम में। तो ये छोटे छोटे कन्वर्जन बच्चों हम यहां से क्या कर सकते हैं, यहां से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सारी बातें बहुत ज्यादा तो यूज नहीं आएंगी, जितना बता दिया बस उतना आप लोग याद रखो दिमाग में। ठीक है, चलो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सम लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। एक बात सुनना, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का एक दौर था, एक जमाना था जहां पे क्वेश्चन पूछा जाता था। आज हम पढ़ने के लिए एक मात्र औपचारिकता के तौर पे इस चीज को हम पढ़ेंगे, क्योंकि अब आजकल के जो लेटेस्ट ईयर के क्वेश्चंस हैं मैं आपको बताता रहूं, अपडेट करता रहूं। आजकल के जो लेटेस्ट ईयर के क्वेश्चन है वहां पे इनसे बहुत कम चांसेस है क्वेश्चन पूछने का। सबसे पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है बच्चों, आप सभी को पता होगा कि मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अगर मैं इतना बोलूं कि इट स्टेट्स दैट मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो यहां पे मेरा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास 100% कंप्लीट नहीं होता है। तो उसको कंप्लीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि जैसे मैंने यहां पे लिखा कि कोई केमिकल रिएक्शन है, मान लो C+O2, तो आप सभी बच्चों को पता होना चाहिए कि कार्बन और O2 अगर हमने लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है तो ये सब रिएक्टेंट है। ये लोग क्या है बेटा, रिएक्टेंट है। क्लियर, ये सबके सब क्या है, रिएक्टेंट। अगर C+O2 मिलके कुछ तो बनाएगा, कुछ का बनाने का मतलब CO2 बनाएगा, तो ये जो बन रहा है ना दैट इज कॉल्ड द प्रोडक्ट। अब एक छोटी सी बात देखना कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में इस कार्बन का मास मान लो 12 ग्राम है
और इस O2 का मास मान लो 32 ग्राम है। क्लियर हो गया? तो अगर ये 12 ग्राम है, ये 32 ग्राम है, तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलता है कि सम ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू सम ऑफ मास ऑफ प्रोडक्ट। ये कॉन्सेप्ट कौन देता है बेटा? दैट गिव द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में सबसे पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये क्या कहता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जब रिएक्टेंट्स एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं देन दे फॉर्म प्रोडक्ट। तो जब वो प्रोडक्ट बनता है तो सम ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट, याद रखना, सम ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट दैट इक्वल टू सम ऑफ मास ऑफ प्रोडक्ट। तो अगर मान लो कि अगर इसके वेट 12 ग्राम 32 ग्राम है तो ये मिलके क्या बनाएंगे? तो मेरे बच्चों याद रखना, इट विल गिव 44 ग्राम ऑफ CO2 और वो भी किसके अकॉर्डिंग? दैट इज द लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग कि जो रिएक्टेंट के मास का सम होगा दैट विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू द सम ऑफ मास ऑफ प्रोडक्ट। वहां पे वो क्या होगा? सम ऑफ मास ऑफ प्रोडक्ट के क्या होगा बेटा? बराबर होगा। याद रखना, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा लिखा है लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन क्या कहता है बेटा? कि अ गिवन कंपाउंड always contain exactly the same proportion of element by the weight। ये बहुत ही बेसिक है, मैं आपको बता दूं, ये इतना बेसिक है कि पूछो मत। जैसे कि आपको जब भी कोई कंपाउंड बनता है तो उस कंपाउंड को बनने में एलिमेंट एक दूसरे से रिएक्ट करके वो हमेशा फिक्स रेशियो में होते हैं। तो एलिमेंट में एलिमेंट्स हैं, किसी भी कंपाउंड में जो एलिमेंट होते हैं वो एटम रेशियो को भी मेंटेन करते हैं और वो मास रेशियो को भी मेंटेन करते हैं। बहुत से बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर ये एटम रेशियो और मास वेट रेशियो, एटम रेशियो और ये वेट रेशियो का क्या मतलब है? मैं बताता हूं। जैसे आप सभी देख लेना, मान लो बच्चों मैंने यहां पे CO2 लिखा, ठीक? तो CO2 में क्या है? एक एटम कार्बन का है और 2 एटम ऑक्सीजन का है, एक एटम कार्बन का है। तो अगर मैं यहां पे एटम रेशियो पूछूं तो आप बताओगे सर यहां पे 1:2 है, दैट इज द एटम रेशियो। लेकिन आपको लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन में जो मेन फोकस रखना है, जो मेन आपको एक्सप्लेनेशन देनी है ना, वो देनी है अबाउट द वेट रेशियो। आपको वेट रेशियो को लेके मेन एक्सप्लेनेशन देनी है बेटा। तो अब देखो मैं आपको बताता हूं कि जब आप इस पे मास रेशियो लगाओगे तो CO2 में एक बात का याद रखना कि कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है और ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? लग 32 हो जाएगा, क्योंकि 2 बार ऑक्सीजन है ना, तो एक ऑक्सीजन का 16 और फिर 2 मिलकर 16 हो जाएगा। अब यहां पे जब हम करेंगे तो ये 12 और रेशियो 32 है। अगर मैं इसको 4 से काटूं बेटा तो ये हो जाएगा 3 और इसको भी 4 से काटूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 8। तो इट विल कम 3:8। तो 3:8 का मतलब क्या है? 3:8 का मतलब है कि 3 ग्राम कार्बन कंबाइन विथ 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। यह बात आपको याद रखना है, बिल्कुल दिमाग में बैठा के, कि 3 ग्राम कार्बन कंबाइन विथ 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, यह बात आपको कहां पे अप्लाई करना है बेटा? लॉ ऑफ द डिफिनिट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन में आपको ये पॉइंट, छोटा सा पॉइंट आपको याद रखना है कि कोई भी कंपाउंड होता है उसमें जो एलिमेंट्स होते हैं दे आर ऑलवेज इन अ फिक्स रेशियो बाय द मास।
ठीक है ना, उनके अंदर वेट का जो होता है रेशियो वो फिक्स होता है। देखो केमिस्ट्री में वेट और मास में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों चीजें सेम है। ये फिजिक्स की बात नहीं हो रही है, केमिस्ट्री की बात हो रही है, ठीक है ना। तो मैंने इसलिए बता दिया कि भैया आप लोग का क्या ठिकाना, आप लोग कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है। गैली-स्टैक लॉ बहुत इजी है। गैली-स्टैक लॉ में क्या कहता है कि जब गैसेस कंबाइन होती हैं, तो उनके अंदर जो रिएक्टेंट्स होते हैं और जो प्रोडक्ट्स होते हैं, तो उनमें गैसेस जब कंबाइन होती हैं तो उनके वॉल्यूम में भी क्या होता है, एक फिक्स रेशियो होता है। वही बात बता रहा है, देखो when gases देखना है यहां पे ध्यान से, when gases combine or produce, ठीक है, they do simple ratio by volume provided at the same temperature and the pressure। बहुत इजी है बेटा। देखो जैसे तुमने H2 लिया, तुमने O2 लिया और तुमने यहां पे 2H2O बना दिया, दैट्स इट, ठीक। तो यहां पे तुमको 2 लेना पड़ेगा, क्लियर। अगर आपने यहां पे 100 ml आपने हाइड्रोजन गैस लिया, 50 ml आपने ऑक्सीजन लिया और आपको 100 ml ही क्या बन रहा है बेटा, वाटर बन रहा है, तो यहां पे आप देख सकते हो कि इनके अंदर भी क्या है, एक सिंपल रेशियो है। अगर मैं 100:50 करूं तो आपको यहां पे क्या मिलेगा, 100:50 करूंगा तो ये 2:1 मिलेगा। तो वही बात बोल रहा है कि जब भी गैसेस एक दूसरे के साथ कंबाइन होती हैं, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, तो वहां पे भी क्या होता है कि जब गैसेस कंबाइन होती हैं तो उनके वॉल्यूम में भी क्या होता है, एक फिक्स रेशियो होता है। याद रखिएगा इस बात को कि गैसेस के वॉल्यूम्स में भी क्या होता है, फिक्स रेशियो होता है, जब वो एक दूसरे के साथ कंबाइन करके एक प्रोडक्ट को क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे जबरदस्त लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है, इसको समझाऊंगा आपको, लेकिन आप लोग ध्यान से देख लेना पक्का, ठीक है। आ जाओ समझाता हूं, ठीक है। देखना यहां पे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या है। इफ टू एलिमेंट्स कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, द मासेज ऑफ वन एलिमेंट that combine with a find mass of the other element are in the ratio of small whole number। जब ये डिफिनीशन बच्चों के सामने पढ़ी जाती है तो बहुत से बच्चों को डिफिनीशन समझ में नहीं आता, बट अगर एग्जाम्पल बताने के बाद उनको ये बोला जाए कि अरे भाई ये कॉन्सेप्ट का मतलब ये है, तो बच्चा तुरंत कैच भी करता है, तुरंत समझ भी जाता है। तो आओ देखते हैं, ठीक है। ये कह रहा है कि दो एलिमेंट है, मान लो एक H2 है और एक हाफ O2 मिलके H2O बना रहा है, क्लियर बेटा। दूसरी चीज, मैंने एक एलिमेंट को फिक्स कर दिया और इस हाफ O2 की बजाय मैंने इस बार O2 ले लिया, तो प्रोडक्ट भी बदल जाएगा। ध्यान दो, हमने एक एलिमेंट को तो फिक्स कर दिया, हम दूसरे एलिमेंट के मास को क्या कर रहे हैं बेटा, वेरी कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। तो ये हाइड्रोजन हो गया 2 ग्राम और हाफ O2 कितना हो गया, 16 ग्राम। H2 हो गया 2 ग्राम और O2 कितना हो गया बेटा, 32 ग्राम। तो ये 2 ग्राम और ये 16 ग्राम मिलके कितना बना रहा है, 18 ग्राम। और यहां पे 2 और 32 मिलके कितना बनेगा बेटा, 34 ग्राम। तो ये कहता है कि अगर हम 2 एलिमेंट ले रहे हैं और दोनों एलिमेंट एक दूसरे से रिएक्ट करके अलग अलग प्रोडक्ट को बनाते हैं, तो एक एलिमेंट के मास को हमने फिक्स कर दिया, जो दूसरा एलिमेंट का मास वेरी हो रहा है बेटा। यहां पे हाफ O2 था, यहां पे O2 था, इसका अगर मैं सिंपल रेशियो निकालूंगा तो यहां पे जो आएगा दैट विल कम्स 1:2। तो ये कॉन्सेप्ट यही कहता है कि जो दूसरा एलिमेंट जिसका मास वेरी हो रहा है उसका आपस में
एक फिक्स रेशियो होता है बेटा, समझ में आया ना। जैसे यहां पे 16 ग्राम है और 32 ग्राम है, तो यहां पे आपको एक रेशियो मेंटेन होता हुआ दिखाई दे रहा है 1:2। इसी बात को आप लोग को याद रखना है कि यहां पे रेशियो क्या हो रहा है बेटा, 1:2 हो रहा है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ा जाए, ओके डन। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हमारे सामने है अवोगाद्रो लॉ। अब हमारे सामने क्या है बेटा, जल्दी बोलो जल्दी बोलो, अवोगाद्रो लॉ। अवोगाद्रो लॉ में क्या करेंगे हम लोग, अवोगाद्रो लॉ में क्या करेंगे, व्हेन गैसेज कंबाइन, ध्यान दो, व्हेन गैसेज कंबाइन और आर प्रोड्यूस इन अ, जब गैसेज एक दूसरे के साथ कंबाइन होती हैं, ठीक, तो अवोगाद्रो लॉ का मतलब क्या होता है, मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं कि जैसे मान लो कि हमारे पास एक ऐसा क्लासरूम है जहां पे नंबर ऑफ चेयर जो है वो मान लो 50 चेयर है, मतलब 50 बच्चे उस क्लासरूम में बढ़िया से बैठ सकते हैं। अचानक से बच्चों की संख्या 80 हो गई, तो अब 50 बच्चों की क्लास में 80 बच्चों को बैठाना नामुमकिन है, बैठ नहीं सकते। तो जब वॉल्यूम बढ़ेगा, देखो ध्यान रखो, जब नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस बढ़ेगा तो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर को भी क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज होना पड़ेगा, समझे ना। तो आपके दिमाग में बस एक ही बात होना चाहिए अवोगाद्रो लॉ को लेके कि जब भी गैसेस कंबाइन होती है एक दूसरे के साथ और अगर गैसेस के मोल्स बढ़ेंगे तो वहां पे भी वॉल्यूम ऑफ गैसेस शुड बी इंक्रीज, वहां पे वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस। बस एक ही बात याद कर लो, मैंने बोला ये वाला लॉ आजकल बेटा इस पे क्वेश्चन आने की संभावना थोड़ी ज्यादा है, और वैसे भी इस बात को याद रखना कि जब गैसेस का वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो नंबर ऑफ मोल भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। इस पॉइंट को पकड़ के रखना, ठीक ना। दो गैसेज है, मान लो इसका वैल्यू V1 है, उसका मोल N1 और V2 और N2, और यहां पे प्रेशर और टेम्परेचर को क्या रखना, कांस्टेंट रखना। याद रखना प्रेशर और टेम्परेचर को यहां पे आपको क्या रखना है बेटा, कांस्टेंट रखना है। तो एट द कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर वॉल्यूम ऑफ गैसेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस, दैट इज कॉल्ड द अवोगाद्रो लॉ, ठीक है। यहां पे आपके सारे जितने भी बेसिक लॉज थे वो लगभग कंप्लीट हो गए। एक अब ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, अब इसको बात करके कोई फर्क इसको पड़ता नहीं। डाल्टन साहब ने बोला कि मास एटम सबसे छोटा इंडिविजुअल पार्ट होता है, बाद में लोगों ने कहा नहीं यार एटम से भी छोटे छोटे होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स। इनकी काम की जो बात थी वो क्या थी, मैं आपको बता दूं कि मान लो एक एलिमेंट है और उसमें 500 एटम है, एक एलिमेंट है और उसमें 500 एटम है, तो इनके काम की बात ये थी, उन्होंने बताया था कि उन 500 एटम्स की शेप सेम होगी, साइज सेम होगी, उनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होगी, सेम होगी। इस बात के लिए इनको बहुत याद किया जाता है। अगर एक एलिमेंट मान लो सोडियम का है और एक एलिमेंट मान लो मैग्नीशियम का है, तो इन दोनों एलिमेंट के एटम्स की अलग अलग अपनी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी, अलग अलग इनको देखने का तरीका होगा। तो ये बातें जो तमाम अच्छी बातें थी वो डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी में आई थी। डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी का जो सबसे बड़ा लिमिटेशन था वो यही था कि इन्होंने कहा कि एटम से छोटा सब पार्टिकल नहीं होते हैं, और कुछ ही दिनों बाद एटम से छोटे सब पार्टिकल लाइक एज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स, इनकी डिस्कवरी बहुत जल्दी हो गई थी बेटा, ठीक है ना। तो इस वजह से इनका जो कॉन्सेप्ट था उसको बहुत ज्यादा कोई मतलब नहीं है, हमें अपने कॉम्पिटिटिव के हिसाब से पढ़ने की कोई अनावश्यक जरूरत नहीं है बेटा, कोई जरूरत नहीं है, जितना हमको पढ़ना उतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। मैं आप लोगों को अब मोल कॉन्सेप्ट शुरू कर रहा हूं भाई, ऑल ऑफ यू ध्यान देना है आपको, सभी बच्चों को मोल कॉन्सेप्ट के आपको क्वेश्चंस करने के तरीके पे मैं आपको बहुत 100% सिखा दूंगा, 100% गारंटी है, तो सारे लोग ध्यान देना, ठीक है। चलो आ जाओ शुरू करते हैं। सबसे पहले मोल कॉन्सेप्ट बताने से पहले मैं आपको कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेज याद करा दूं, कुछ एलिमेंट्स के आपको एटॉमिक मासेज याद करा देता हूं।
जिससे कि आपको मेरे को दोनों को फायदा हो। ठीक है, सबसे पहले याद ही होगा आप लोगों को कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1, बेरिलियम का कितना होता है 4, बोरॉन का कितना होता है सभी को पता है 10। ठीक, कार्बन का 12 और नाइट्रोजन का कितना होता है 14, ऑक्सीजन का 16, फ्लोरीन का 19 और नियॉन का कितना होता है 20। ये सारी बातें आप कॉपी में लिखते रहना बेटा, अपनी कॉपी में आप लोग इन सारी बातों को लिखते रहो प्लीज। उसके बाद बात करेंगे, आपके पास है सोडियम 23, मैग्नीशियम का 24, सल्फर का 32, फास्फोरस का 31, क्लोरीन का 35.5, पोटेशियम का 39, कैल्शियम का 40। ठीक है भाई, आयरन का 56, निकल का 58.5। सभी से रिक्वेस्ट है कॉपी में लिखते रहो बेटा प्लीज, सभी लड़के लड़कियों से रिक्वेस्ट है कॉपी में प्लीज लिखते रहिए। ठीक है ना, लिखना मत छोड़िए, कॉपी में लिखते रहिए जल्दी से। और दूसरा है ये कैल्शियम, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, आयरन हो गया और निकिल हो गया। क्लियर है ना, निकिल हो गया। दूसरा पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, निकिल। ठीक है, और तीसरा मैं करूंगा, तीसरा मेरे को करना है क्या, नेक्स्ट मैं लिख सकता हूं कॉपर। तो कॉपर का होता है 63.5। ठीक है, कॉपर का कितना होता है 63.5 और जिंक का होता है 65। जिंक का कितना होता है 65। तो सिल्वर का भी आप एक बार इसमें कॉपी में नोट कर लो, सिल्वर Ag का कितना होता है 108 होता है। Ag का कितना होता है 108। तो यहां पे आप सभी बच्चे, सभी लड़के लड़कियों को मैं समझा सकता हूं कि इन जितने एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेज ये आपके सामने लिखे हुए हैं, इन एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस को आप अपने दिमाग में रख लो, क्योंकि एग्जाम में ना किसी के भी एटॉमिक मास देने की संभावना 0 है। अब जो बच्चा IIT नीट की तैयारी करता है, अब उसे एलिमेंट्स के एटॉमिक मास ना याद हो, अच्छा बिना एटॉमिक मास के मोल्स के क्वेश्चन तो हो ही नहीं पाएंगे ना, क्योंकि आपको हर जगह पे क्या निकालना पड़ेगा, हर जगह पे आपको मोलर मास निकालना पड़ेगा। और जब आप मोलर मास निकालने जाओगे आप बार बार फंस जाओगे। तो मोलर मास निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, जैसे मान लो मैंने आपको H2SO4 दिया, तो आपको इसको मोलर मास कैसे निकालोगे, देखो सीखो। ये हाइड्रोजन है तो 2 into 1 हो गया, सल्फर का कितना हो गया 32 हो गया, और 4 मल्टीप्लाई में क्या हो गया मेरे बच्चों, ये 16 हो गया। तो यहां पे अगर अपने लोग करते हैं, यहां पे अगर अपने लोग करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 2, 32 और ये 4 into 16। ठीक ना, तो जब आप 2, 32 और 4 into 16 करोगे तो इट विल कम्स व्हाट 98 आ जाएगा बेटा। ये कितना आ जाएगा आपका 98 के करीब आ जाएगा। क्लियर है। अब दूसरी बात देखना, अगर मैंने आपको दे दिया AgNO3, तो इसमें देखो Ag का कितना होता है 108, नाइट्रोजन का 14 और प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय क्या होगा 16। तो 108, 14 और 48। आप इसे पूरा कैलकुलेट करके देख लो कितना आ रहा है, देख चेक कर लो कितना आ रहा है। 8 और 8 कितना होता है 16, 16 और 4 कितना हो जाएगा आपका, और 20, 2, 4 और 1 कितना होगा 5, 5 और 2 कितना हो जाएगा 7। ठीक है, और ये हो जाएगा 170 के करीब। अगर मैंने आप लोगों को कैल्शियम कार्बोनेट दे दिया, तो कैल्शियम कार्बोनेट में कैसे करोगे अपने लोग, जल्दी बताओ। कैल्शियम का कितना होता है 40 होता है ना, कैल्शियम कितना होता है 40 और कार्बन का कितना होता है 12 और 3 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा 16। तो ये पूरा का पूरा कितना आ जाएगा बेटा आपका 100 के अराउंड आ जाएगा। तो ये छोटी छोटी बातें थी, बस ये बात है कि आपको जानना
यहां पे बेहद इंपॉर्टेंट है, बेहद जरूरी है। क्लियर हो गया बेटा? सभी लोग नोट कर लो एक बार, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। अब आप लोग जरा तैयार हो जाइए मोल कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, और मैं तैयार हो गया हूं मोल कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए, ठीक है। देखो बेटा, सबसे पहले मैं आपको मोल कॉन्सेप्ट के थोड़ी सी आप यहां पे एक डिफिनीशन पढ़ लो पहले, और मैं उस डिफिनीशन को आपको समझा दूंगा बहुत अच्छे से, और जब आप समझ जाओगे तो आपको मोल कॉन्सेप्ट को डील करना और भी आसान होने वाला है, ठीक है। देखो, जब भी हम लोग एक मोल की बात करते हैं, जब भी हम लोग एक मोल की बात करते हैं तो वहां पे एक नंबर, सभी टीचर्स सभी स्टूडेंट्स इसका जिक्र करते हैं कि वहां पे एक नंबर आ जाता है 6.023 इंटू 10 की पावर 23। इसकी बात तो बेटा सब लोग करते हैं, लेकिन कोई बताता बहुत कम है कि यार ये 6.02 इंटू 10 की पावर 23 आता क्यों है, आखिर ऐसी क्या वजह थी कि ये 6.023 इंटू 10 की पावर 23 आ रहा है। तो उसको मैं आपको आज की क्लास में बता दूंगा कि क्यों आता है, ठीक है। ये देखो क्या लिखा है, अ मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन एज मेनी एंटिटीज, एटम या मॉलिक्यूल्स या अदर पार्टिकल एज देयर आर एटम्स इन एग्जैक्टली 12 ग्राम ऑफ द कार्बन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैं 9th क्लास में था तो मैंने यार इस डिफिनीशन को ना, ईमानदारी से बताऊं, मैंने इस डिफिनीशन को केवल रटा। जब मैं 11th क्लास में आया तो मेरे साथ भी बहुत सारे बच्चे इस डिफिनीशन को रट रहे थे, लेकिन संजोग बस एक टीचर से मुलाकात हुई मेरी, और मुझे आज भी याद है, मुझे उन्होंने पूछा कि एक बात बता, मैं ये बात है 11th 12th के बीच की बात है, मेरे अंदर उस समय केमिस्ट्री पढ़ाने की नया नया जोश आया था। मैं अपने स्कूल के बच्चों से बातचीत करता था और कभी कभी बोर्ड पे खड़े होकर मैं पढ़ाता था। उस दौरान एक टीचर से मुलाकात हुई, उन्होंने मुझसे पूछा कि मोल पता है, तो मैंने ये रटी रटाई डिफिनीशन उनको बता दी। तब उन्होंने मुझे बोला कि एक बात बता, ये जो 6.02 इंटू 10 की पावर 23 क्या है, कहां से आया है। अचानक से हुआ कि मैं उस समय एक आरसी मुखर्जी की बुक होती है और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, मैंने उस बुक को पढ़ा था और मेरे दिमाग में वहां से कुछ पॉइंट्स आ रहे थे। वही पॉइंट्स आज एग्जैक्टली मैं आपको हैंड ओवर करने वाला हूं, और आप इसे संभाल के रखना बच्चों। मैंने सर को समझाया, अब देखिए कैसे समझाया होगा मैंने सर को। ओफो, सॉरी बेटा, मैंने देख लो सर को क्या समझाया था। तैयार हो समझने के लिए? मैंने बोला कि सर, मोल के अंदर मोल को डिफाइन करने के लिए जो आप एक नंबर यूज कर रहे हो ना, 6.02 इंटू 10 की पावर 23, उन्होंने बोला हाँ ये वर्ड यूज कर रहे, ये एक मोल मान रहे। मैंने बोला कि सर, इस नंबर को कहां से लाया गया है मैं आपको समझा सकता हूं। भाई साहब बहुत ही खुश हो गए, चलो यार कोई बच्चा मिला जो बताना चाहता है, समझाना चाहता है। मैंने बताया कि सबसे पहले तो मोल को डिफाइन करने के लिए हमने कार्बन एलिमेंट यूज किया। क्या यूज किया? कार्बन एलिमेंट। कार्बन के भी दो आइसोटोप होते हैं, एक कार्बन 12 होता है, एक कार्बन 12 होता है और एक कार्बन 14 होता है। ये दोनों कार्बन के क्या है? आइसोटोप्स हैं। तो मोल को डिफाइन करने के लिए कार्बन 12 केवल लिया गया, कार्बन 14 को नहीं लिया गया। कार्बन 12 का एग्जैक्ट 12 ग्राम मेजर कर लो। सबसे पहले जब मोल को डिफाइन किया गया था तो साइंटिस्टों ने क्या किया कि कार्बन के 12 ग्राम को एग्जैक्टली ले लिया। कोई पूछे कि 12 ग्राम को क्यों लिया, तो कार्बन का भी एटॉमिक मास क्या होता है? 12 ही होता है, और वहां पे एक मोल को डिफाइन करने के लिए 12 ग्राम यूज किया गया। अब मेरी बात को समझना जरा, अब मेरी बात को समझना। मैंने बताया सर,
हमने सबसे पहले कार्बन 12 जो आइसोटोप्स है उसका हमने 12 ग्राम ले लिया। उन्होंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बताओ। फिर मैंने बताया कि सर कार्बन के एक एटम का जो मास होता है ना, कार्बन के एक एटम का जो मास होता है वो होता है 1.99 इंटू 10 की पावर माइनस 23 ग्राम। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया कि कार्बन के एक एटम का जो मास है वो 1.99 इंटू 10 की पावर माइनस 23 ग्राम है। अब बात को समझो जरा, मैंने ये कहा कि कार्बन के एक एटम का मास 1.99 इंटू 10 की पावर माइनस 23 है। तो मुझे क्या हुआ कि जैसे आपको समझाना है, ठीक, तो मैं आपको समझाता हूं। मान लो कि आपके पास 12 आम हैं, आपके पास मान लो 12 क्या है, आम, ठीक है भाई। किसी बंदे ने मुझसे आके मेरे कान में बोला कि सुनो सुनो, एक आम का दाम, एक आम का दाम का मतलब एक आम का पैसा 2 रुपया है। तो एक बात बताओ कि 12 आम को खरीदने में तुम्हें कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा? तो कोई बेवकूफ से बेवकूफ भी बता देगा कि अरे यार, जब 12 आम आपको खरीदना है और एक आम का दाम 2 रुपया है, सुनना ध्यान से समझना, सॉरी, अगर 12 आम हमको हमारे पास है और एक आम पे हमको खर्च करने पड़ रहे हैं 2 रुपया, तो 12 आम को खरीदने के लिए आप क्या करोगे? 12 इंटू 22 कर दोगे, कुछ तो करोगे ना तुम, कुछ ना कुछ तो प्लानिंग करोगे। तो हम लोगों ने यहां पे देखो बेटा पीछे क्या दिखा कि हमारे पास क्या था, हमारे पास एग्जैक्टली 12 ग्राम क्या थे, कार्बन एटम। 12 ग्राम हमारे पास क्या था बेटा, कार्बन था। हम लोगों ने क्या किया कि 12 ग्राम कार्बन में कितने नंबर ऑफ कार्बन के पार्टिकल हैं, कितने नंबर ऑफ कार्बन के एटम हैं। देखो कार्बन में एटम का नाम इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि कार्बन जो होता है वो एटम में ही एग्जिस्ट करता है। तो यहां पे हम लिखेंगे कि नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन दैट इक्वल टू, बोलो, दैट इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1.99 इंटू 10 की पावर। हम लोग क्या करेंगे कि हमारे पास टोटल कितना ग्राम था, 12 ग्राम था, ठीक। हम लोगों को एक एटम का मास पता है और 12 ग्राम कार्बन के अंदर निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक एटम के मास से आपको उसको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहां पे अगर मैं 1.99 इंटू 10 की पावर माइनस 23 से डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा 12, इस 23 ऊपर चला जाएगा, इंटू 10 की पावर 23 हो जाएगा और नीचे 1.99 है। अगर मैं इसे एग्जैक्टली डिवाइड करूंगा तब जाके मेरा नंबर आ जाएगा 6.023 इंटू 10 की पावर 23। तो ये हमारे पास है नंबर ऑफ कार्बन एटम, और वो भी कितने के अंदर, 12 ग्राम कार्बन सब्सटेंस के अंदर, ठीक है। तो आप लोग याद रखना बेटा कि मोल को एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले कार्बन को यूज किया गया और वो भी कार्बन का एग्जैक्टली 12 ग्राम लिया गया। आप इसको दूसरे लैंग्वेज में ये भी समझ सकते हो कि मान लो एक हमारे पास एक बच्चे का जो वॉल्यूम है वो है मान लो 10 सेंटीमीटर क्यूब, एक बच्चे का वॉल्यूम है 10 सेंटीमीटर क्यूब और हमने एक ऐसा कमरा लिया, सुनना, एक स्टूडेंट का
वैल्यूम है 10 मीटर क्यूब, और हमने एक ऐसा कमरा लिया जिसका टोटल वैल्यूम था 100 मीटर क्यूब। आपसे कोई पूछे कि भाई 100 मीटर क्यूब वाले कमरे में तुम एक बच्चा जिसका वैल्यूम है 10 मीटर क्यूब, कितने बच्चे बैठाओगे? तो आप क्या कहोगे, एक काम करो, 100 मीटर क्यूब को 10 मीटर क्यूब से क्या करो, डिवाइड, तो ये 10 बच्चों की संख्या आएगी। तो वही एग्जैक्टली मैं निकाल रहा हूं बेटा कि एक एटम का मास था 1.99 इंटू 10⁻⁻23, और मुझे 12 ग्राम कार्बन के अंदर टोटल एग्जैक्टली नंबर ऑफ एटम्स निकालना था। तो मैंने क्या किया, मैंने 12 ग्राम को एक एटम के मास से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो जब मैंने डिवाइड किया तो मेरे को देखने को मिला, वाह भाई 6.023 इंटू 10⁻23 कार्बन के एटम्स आते हैं, और इसी को क्या बोला गया है, 1 मोल। क्या बोला गया है, बोलो 1 मोल। याद रखना कि 1 मोल कहां से आता है, 6 कार्बन से आता है। कहां से आता है, कार्बन से। तो अब डिफिनेशन याद हो गई कि 1 मोल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन्स एग्जैक्टली द नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट आर एग्जैक्टली प्रेजेंट इन द 12 ग्राम ऑफ कार्बन सब्सटेंस। ठीक है, 12 ग्राम कार्बन सब्सटेंस के अंदर जितने नंबर ऑफ कार्बन के एटम होंगे दैट इज डिफाइंड एज द 1 मोल। ठीक है, चलो बढ़िया हो गया, आपको मैं समझा पाया, और मुझे इस बात का बेहद खुशी है कि आज के बाद मेरे बच्चे कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे। अच्छा, जो लोग उनको कंफ्यूज करेंगे वो उनको खुद ही समझा देंगे। ठीक है, चलिए आइए बेटा, छोटी छोटी बातें जरा ध्यान से सुनना, छोटी छोटी बातें हैं। कभी भी अगर आपके एग्जाम में ऐसा लिखा हो कभी कि 1 ग्राम देखो, कभी भी अगर आपके सामने ऐसा लिखा हो कि मोल, नंबर ऑफ मोल को फाइंड आउट करने के मैं आपको फॉर्मूले लिख देता हूं, ठीक है ना। देखो, नंबर ऑफ मोल को फाइंड आउट करने का आपके पास 3 फॉर्मूला है बेटा, लिख लो। टू फाइंड द नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल को निकालने के लिए, जैसे आप फिजिकल केमिस्ट्री का कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं तो मैक्सिमम चैप्टर में नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल हर जगह पे आता है। तो सबसे बेसिक फॉर्मूला इसका है, फॉर्मूला नंबर 1 कि नंबर ऑफ मोल इक्वल टू हम लोग लिखते हैं वेट इन ग्राम, देख लो, वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। सबसे पहला फॉर्मूला यही है बेटा कि नंबर ऑफ मोल इक्वल टू होता है, इसको स्मॉल एन से डिनोट करते हैं, और ये होता है वेट इन ग्राम अपॉन में मोलर मास। सबसे पहला पॉइंट नोट कर लो कि नंबर ऑफ मोल इक्वल टू वेट इन ग्राम अपॉन में मोलर मास। दूसरा फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ मोल इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल का मतलब एटम भी होता है या मॉलिक्यूल भी होता है और या आयन भी होता है। तो नंबर ऑफ मोल क्या लिख सकते हैं हम कि नंबर ऑफ मोल इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन में आवागैद्रो नंबर। आवागैद्रो नंबर होता है 6.02 इंटू 10⁻23 होता है बेटा। तो आप लोग यहां पे इस फॉर्मूले को याद रखना कि नंबर ऑफ मोल इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल का मतलब एटम या मॉलिक्यूल्स या आयन की बात करते हैं, डिवाइडेड बाय द आवागैद्रो नंबर। आवागैद्रो नंबर से जब भी हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स को डिवाइड करते हैं तो वहां पे हमें क्या निकलता है, एग्जैक्टली द नंबर ऑफ मोल ऑफ द सब्सटेंस। क्लियर हो गया। एक तीसरा और फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है बेटा, जब हम लोग गैसेस की बात करते हैं तो गैसेस के पास क्या होता है, वैल्यूम्स होता है। ठीक है, एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं,
कि जब हम एसटीपी की बात करते हैं ना, तो इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है? 273 केल्विन। स्टैंडर्ड प्रेशर होता है 1 बार। तो इस स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे कोई भी गैस 22.4 लीटर, इसको याद कर लेना कि इस स्टैंडर्ड कंडीशन प्रेशर पे कोई भी गैस 22.4 लीटर वॉल्यूम को क्या करती है? ऑक्यूपाइड करती है बेटा। इतने वॉल्यूम को क्या करती है? कोई भी गैस क्या करती है बेटा? ऑक्यूपाइड करती है। तो इस पॉइंट को प्लीज आप सभी लोग याद रखना, ठीक ना। और इससे जुड़ा हुआ एक फॉर्मूला मैं आपके सामने आपकी स्क्रीन पे लिख देता हूं कि नंबर ऑफ मोल इक्वल टू गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस, गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर, 22.4 लीटर n इक्वल टू गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस को मान लो x, और नीचे अगर आपको लीटर की बजाय वॉल्यूम में हो तो 22400, ये ml में भी यूज कर सकते हो तुम। ये तुम क्या कर सकते हो बेटा? ml में भी क्या कर सकते हो? यूज कर सकते हो। तो प्लीज इसको आप लोग अच्छे से कॉपी में ढंग से नोट कर लो। इसके बाद मैं आपको छोटे छोटे कुछ क्वेश्चंस, छोटे छोटे कुछ बातें इससे रिलेटेड बता दूं, कुछ कॉन्सेप्ट आपको समझा दूं, ताकि मेरा पढ़ाना आपका पढ़ना दोनों क्या हो पाए? सफल हो पाए बेटा, ठीक है। चलिए मोल से जुड़े कुछ क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ठीक है। आ जाइए, मोल से जुड़े हुए हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, कुछ बातें आपको समझाएंगे, ठीक ना। आ जाइए सभी लोग। सभी लोग इन क्वेश्चंस को लिखते रहना बेटा, थोड़ा क्लियर है? सभी लोग इन क्वेश्चंस को लिखते रहना। बोर्ड पे जो क्वेश्चन मैं लिखता रहूंगा आप उन क्वेश्चंस को लिख लेंगे, उसके बाद ही हम लोग सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। चलिए 1 मिनट बेटा, तब तक आप लोग फॉर्मूला देख लो। कुछ क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट, मैं खोज रहा हूं आपके लिए, ठीक है। चलो आ जाओ, इन क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, ठीक है। एक एक करके हम लोग इन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको कुछ बेसिक क्वेश्चन समझा दूं। अगर आपके सामने ये क्वेश्चन दिया हो, क्वेश्चन प्लीज कॉपी में नोट करते रहना, याद रखना। अगर आपके सामने ये क्वेश्चन दिया हो कि फाइंड नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन 200 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अगर आपके पास 200 कैल्शियम कार्बोनेट है 200 ग्राम, तो इसमें आप नंबर ऑफ मोल कैसे निकालोगे? सभी लड़के लड़कियां खुद से सॉल्व करें, सभी लड़के लड़कियां खुद से सॉल्व करें इस क्वेश्चन को। पूरा उम्मीद करता हूं कि आप लोगों से ये क्वेश्चन बन जाएगा, आप लोगों से कोई ये क्वेश्चन समझ में आएगा। देखो बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम का मोलर मास 40 होता है, कार्बन का 12 होता है, और इसे लिखते हैं 3 × 16। तो पूरे को सॉल्व करोगे तो ये 100 आएगा। कितना आएगा बेटा? 100 आएगा। क्लियर? अगर मोल का फॉर्मूला आपको लगाना है तो आप लिख सकते हो कि वेट इन ग्राम अपॉन में मोलर मास, और वेट कितना है बेटा? यहां पे 200 ग्राम डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा आपका? 100। तो दैट विल कम्स 2 मोल। यहां पे आंसर कितना आ जाएगा बेटा? 2 मोल। अगर यहीं पे मैं आपको क्वेश्चन थोड़े थोड़े करके इंक्रीज करूं, थोड़ा थोड़ा लेवल अगर आपका मैं बढ़ाने की कोशिश करूं, तो चलिए मैं बढ़ाना शुरू करता हूं। अगर सेम क्वेश्चन में आपको यह बोल देता कि 200 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में
कैल्शियम कार्बोनेट के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, कैल्शियम कार्बोनेट के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, तब आप क्या करते हैं? अगर आपको यहां पे क्वेश्चन में बोला जाता फाइंड नंबर ऑफ CaCO3 मॉलिक्यूल, सेम क्वेश्चन है बेटा, सेम क्वेश्चन में, तो मेरे बच्चे बताते कि पवन सर अभी आपने थोड़ी देर पहले कॉन्सेप्ट पढ़ाया था ना कि नंबर ऑफ मोल इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन आवागैद्रो नंबर। आवागैद्रो नंबर क्या होता है? वो 6.02 इंटू 10 की पावर 23 जो था, दैट इज द आवागैद्रो नंबर, वही नंबर आवागैद्रो था। तो हम यहां पे क्या करने वाले हैं, देख लो, हम लोग यहां पे क्या करेंगे, फाइंड द नंबर ऑफ CaCO3 मॉलिक्यूल। आप लिख लो n इक्वल टू नंबर ऑफ CaCO3 मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाई आवागैद्रो नंबर है 6.023 इंटू 10 की पावर 23। तो यहां पे जो मोल है ना बेटा n, उसकी संख्या 2 है, और जो नंबर ऑफ CaCO3 मॉलिक्यूल्स है आपने उसको x माना, तो ये हो गया 6.02 इंटू 10 की पावर क्या हो गया 23। तो आप लोग यहां पे आंसर लिख सकते हो बेटा, यहां पे एग्जैक्टली आंसर कितना आएगा कि नंबर ऑफ CaCO3 मॉलिक्यूल इक्वल टू 2 3 जा 6 4 0 12 पॉइंट इंटू 10 की पावर 23। आप लोग इसको ध्यान से कॉपी में नोट कर लेना बेटा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मोल का मैं बहुत बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन बता रहा हूं और आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहले आपने आपके पास वेट और मोलर मास यूज करके आपने मोल निकाल लिया, और जब भी हम मोल्स को आवागैद्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट चूंकि एक मॉलिक्यूल है, तो इसलिए हम पहले नंबर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट मॉलिक्यूल्स निकालेंगे। आप समझना इस बात को, ठीक ना। हम क्या निकालेंगे सबसे पहले? नंबर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब आइए सेकेंड क्वेश्चन कराता हूं आपको। हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन है कि अगर हमारे पास 196 ग्राम H2SO4 है, समझना, आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट टोटल H एटम, टोटल ऑक्सीजन एटम। अब ऐसा क्वेश्चन अगर बच्चे को दे दो तो 98% बच्चों से इस क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा सा उनको दिमाग लगाना पड़ेगा, और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि प्रैक्टिस में होते हैं हमारे जैसे टीचर के साथ, वो बच्चे क्वेश्चंस को देख के आंसर उनके दिमाग में बैठ जाता है। सबसे पहले कोई भी लड़का या लड़की जो पहली बार ऐसा क्वेश्चन समझने की कोशिश करता है वो देखे ध्यान से। सबसे पहला काम करोगे, सबसे पहला काम क्या करोगे कि आप H2SO4 के मोल निकाल लो। तो H2SO4 का मोल कितना निकलेगा बेटा? 196, और H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 232 अब प्लस 64, तो ये लगभग आता है आपका 96 के करीब। तो अगर मैं 96 नहीं 98, अगर मैं 98 से इसको डिवाइड करूं तो 2 मोल आएगा। अब थोड़ा ध्यान देना, अगर आपके पास 2 मोल आ चुका, अगर आपके पास 2 मोल आ चुका, तो सबसे पहले आप H2SO4 के कितने मॉलिक्यूल्स हैं वो निकालो। तो आपको पता है ना कि अगर किसी बंदे का मोल पता है और उसके मॉलिक्यूल को तुम x मान लो, मुझे नहीं पता कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, आपने उसके मॉलिक्यूल को x मान लिया, और नीचे आवागैद्रो नंबर होता है 6.02 इंटू 10 की पावर 23। आपको पता है मोल्स की संख्या कितनी है? 2। आप यहां पे लिख दो 2 इंटू 6.02 इंटू 10 की पावर 23। ये x क्या है? x है नंबर ऑफ
H2SO4 मॉलिक्यूल। इतना निकालने के बाद आप सभी लोग जो मैं कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहा हूं, अब उस कॉन्सेप्ट को फॉलो करने का बारी आ गया, उस कॉन्सेप्ट को फॉलो करने का चांस आ चुका है बेटा। ध्यान देना, आपने यहां पे देखा कि नंबर ऑफ H2SO4 मॉलिक्यूल आ गए आपके पास 12.046 इंटू 10 की पावर 23, एग्जैक्टली इतना आ रहा है बेटा। अब मुझे इसमें बताना है कि कितना हाइड्रोजन एटम है, कितना ऑक्सीजन एटम है। आप लोग याद रखना, सुनो आपको एक छोटी सी बात बताता हूं, छोटा सा। मान लो मेरे बच्चों कि एक पेन की कीमत है 5 रुपया, तो अगर पेन बढ़ेगा तो पैसा भी बढ़ेगा, पैसा बढ़ेगा तो पेन बढ़ेगा। तो वैसे ही अगर हम बात करें H2SO4 की, तो H2SO4 में क्या हुआ, H2SO4 में क्या हुआ देखो, अगर हम एक मॉलिक्यूल को लेते हैं, अगर हम एक मॉलिक्यूल को लेते हैं H2SO4 के, तो उसमें 2 H एटम है और 4 ऑक्सीजन एटम है बेटा। तो अगर मॉलिक्यूल 1 की बजाय अगर मॉलिक्यूल 12 इंटू 10 की पावर 12.046 इंटू 10 की पावर 23 हो जाएगा, मतलब मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तो एक बात बताओ कि उसमें नंबर ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एटम भी क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। अगर यहां पे 2 है तो इसको तुम 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और यहां पे 4 तो 4 से मल्टीप्लाई। ये मल्टीप्लाइज क्यों किए जा रहे हैं, टू फाइंड द नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम या नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम को क्या करना, फाइंड आउट करना है बेटा। लिख लो इसको कॉपी में, सभी बच्चे इसको एक बार कॉपी में नोट कर लें जल्दी से। यहां पे कॉपी में लिखते हैं बेटा कि टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये जो नंबर है ना आपके सामने, इस नंबर को, ये आप एक मॉलिक्यूल H2SO4 का है तो उसमें 2 हाइड्रोजन एटम है, तो अगर H2SO4 के इतने सारे मॉलिक्यूल्स हैं तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका H एटम कितना आ जाएगा 12, और ये हो जाएगा 9, 0 और ये 24, इतने 10 की पावर 23, इतने H एटम आएंगे बेटा, याद रखना। और अगर आपको निकालना हो कि टोटल ऑक्सीजन एटम बताओ, तो ऑक्सीजन एटम निकालने के लिए आप इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई कर देना, 4 से मल्टीप्लाई कर देना। तो यहां पे लिखेंगे कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 12.046 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल ऑफ क्या, मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4। आप इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देना इस नंबर को, 12.046 इंटू 10 की पावर 23। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो आपका कितना हो जाएगा 24, 18 और ये हो जाएगा 48, इतना आ जाएगा 10 की पावर 23। ये जो क्वेश्चंस मैंने आपको समझाए हैं ना, 2 क्वेश्चन, मैं आपको एग्जैक्टली बता दूं कि ये दोनों क्वेश्चन अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट थे। अगर आपको नीट और IIT में आपको पेन चढ़ाने का मन नहीं कर रहा है तो यार मैं तो आपको बता दूं कि मैंने सॉल्व करके बताया इसलिए इतना लंबा हो गया, नहीं तो बंदे को देख के पता चल जाएगा। मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन को, अगर मुझे सेम क्वेश्चन को अगर ऐसे करना होता कि 196 ग्राम H2SO4 है, मुझे H2SO4 के मॉलिक्यूल बताने होते हैं, मैं तुरंत कर देता N इक्वल टू वेट अपॉन मोलर मास अपने मन में। तो 196 को 98 से डिवाइड करता तो 2 आ जाता, तो 2 मोल। तो अगर मुझे इसके मॉलिक्यूल बताने होते H2SO4 के, तो मैं 2 इंटू अवागैद्रो कर देता,
2 इंटू 6.02 इंटू 10 की पावर 23। मुझे बताना होता हाइड्रोजन के कितने एटम है, तो मैं क्या करता, मैं जो मॉलिक्यूल्स आया था, एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के 2 एटम है, तो जो भी मॉलिक्यूल्स आया उसको 2 नंबर से क्या करता, मल्टीप्लाई कर देता। अगर नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम बताने होते तो एक मॉलिक्यूल में H2SO4 के कितने एटम हैं, तो देख लो 4 एटम है, तो जो भी नंबर आता मैं उसे 4 से क्या करता, मल्टीप्लाई कर देता। तो ये छोटी छोटी बातें थी, छोटे छोटे लफ्ज थे जो मैंने आपको बच्चों को बताना सीखा। और मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है कि मोल कॉन्सेप्ट हमें केवल एक ही दिन पढ़ना है। मोल कॉन्सेप्ट के लिए हम लोगों को एक दिन नहीं पढ़ना है। हम लोग मोल कॉन्सेप्ट को आज से शुरू किया है और धीरे धीरे इस चैप्टर को, पूरे सम बेसिक कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे हम इस चैप्टर को अच्छे से तैयार करेंगे। आइए एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग आज की क्लास में। यहां पे देखिए आपको क्वेश्चन क्या दिख रहा है, 3 मोल इथेन है, इसमें शायद आपको पेन ना चलाना पड़े। 3 मोल इथेन है, आपको बताना है नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन एटम। एक बात देख लेना भाई, तुम अगर इथेन की बात करते हो तो मतलब C2H6 है। अगर इसका 3 मोल है, क्लियर, तो अगर इसके पास हम इथेन की बात करते तो एक इथेन में 2 कार्बन एटम और 6 हाइड्रोजन एटम है। एक इथेन में 2 कार्बन एटम और 6 क्या है, हाइड्रोजन एटम। तो अगर हमने इथेन के आगे मोल लगा दिया, अगर हमने इथेन के आगे मोल लगा दिया तो हमने उसको बोला 3 मोल इथेन। तो 3 मोल इथेन में अगर नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन एटम बताना है तो मेरे भाई जब एक मॉलिक्यूल में 2 कार्बन एटम है, तो जब इथेन का मॉलिक्यूल बढ़ेगा तो नंबर ऑफ कार्बन एटम भी तो इंक्रीज होगा। वही काम करना है कि जो आपको नंबर ऑफ मोल्स की, एक बात याद रखना, आपको आंसर नंबर ऑफ मोल की टर्म्स में देना है, ना कि नंबर ऑफ केवल एटम में। आपको नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन एटम निकालना है, मतलब मोल आपका उसमें छुपा हुआ है। तो आप बता देना कि ये जो नंबर था 2, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना, तो 3 2 जा 6 लिख देना। 6 मोल ऑफ कार्बन एटम आपका आंसर होगा। अगर आपको नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम निकालना है तो मेरे भाई एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के 6 एटम है, तो जब 3 मोल मॉलिक्यूल होगा किसका, इथेन का, जब 3 मोल इथेन होगा तो आप इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, 3 इंटू 6 कर देना, तो आपका 18 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम आ जाएगा। अब यहां पे देखो क्वेश्चन बदल गया, यहां पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन पूछ रहा है, तो यहां पे क्वेश्चन आपका बिल्कुल बदल चुका है। ध्यान देना, यहां पे क्वेश्चन आपका क्या चुका है बेटा, बदल चुका है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको कुछ नहीं करना, 3 मोल है तो आप लिख देना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल x मान देना, और ये 6.02 इंटू 10 की पावर क्या कर देना, 23 कर देना। तो ये 18 पॉइंट कितना 69 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल किसका आ जाएगा बेटा, इथेन का आ जाएगा। ठीक है, तो ये लास्ट हमारा क्वेश्चन था आज की क्लास का, और हम लोग मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मोल, ये सब चीजें सीख चुके हैं आज के लेक्चर में। तो आज सारे बच्चों का आज की क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अगले लेक्चर के लिए आप बिल्कुल तैयार रहिए। अगले